बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। K2 टेलीविज़न के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है अमीन मशाल और एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, इंसानों की बस्ती ख़तरे में है और ना सिर्फ इंसानों की बस्ती बल्कि दूसरे जानदारों की बस्तियाँ भी ख़तरे में हैं। आज हम एक बार फिर माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली और इसके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से हमने अपने स्टूडियोज़ मदऊ किया है दो अहम शख्सियात को जो एनवायरमेंटल पर वो जितने इसके पहलू है, इसके फैक्टर्स है, उसके माहिर हैं। तो आज हम गाहे बगाहे जिस तरह इस मौजू पर बात करेंगे तो हमारा मकसद यही होगा कि आपको आगाही दी जाए। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में जो मेहमानानी गरामी मौजूद है, मैं उसकी इंट्रोडक्शन कराता चलूँ आपको। हारून सरबदियाल साहब जो रिलीजियस स्कॉलर है, हिंदुज़म के हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा फेथ इन्वायरमेंटलिस्ट है। फेथ फॉर और प्लेनेट के साथ वो इस वक्त फ़ाल तौर पे काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन के साथ वो फाउंडिंग मेंबर भी है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब है, प्रोफेसर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एंड साइंसेस से उसका ताल्लुक़ है। सर आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज हम जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया कि इंसानों की बस्ती ख़तरे में है, ये ख़तरा किसने फैलाया और इस ख़तरे को हम किस हद तक कम कर सकते हैं, इस पर काबू पा सकते हैं, इसी मौजू को लेकर अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हारून सरबदियाल साहब जनाब, हम जब छोटे थे, बचपन में हमने ये महसूस किया था कि उस वक्त हर तरफ हरियाली थी, मतलब इतना वो कुछ मसला नहीं था। फ़िज़ाई आलूदगी का ये जो किस्से आज हम बता रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं था। वजह क्या है कि आजकल इसकी मतलब जो ख़तरात है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस वक्त दुनिया भर को जो क्लाइमेट चेंज के और ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ जो लाहक हैं और उनकी वजह से जी और पूरे वर्ल्ड वाइड, और हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पर सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो मुज़र असरात हैं उसका खमियाजा पाकिस्तान को मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें भुगतना पड़ा है। और हम समझते हैं कि काश कि हम ये अपनी जो पाकिस्तान जो कि 7 दहाइयों से ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में आए हुए, लेकिन ताहाल हमारी हुकूमती सतह पर वो संजीदगी नहीं दिखाई गई कि जिसके ज़रिए इस गुलदस्ते को दुनिया भर के लिए एक मिसाली नमूना बनाया जाता। जी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये इनाम है पाकिस्तान, जिन नेमतों, नवाजिशों और जोग्राफाई लिहाज से जिस अहमियत का ये हामिल है। हम समझते हैं कि ये तमाम तबका है ज़िंदगी के जितने भी पाकिस्तानी शहरी हैं, ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि इस जो अल्लाह ताला की जो इनाम पाकिस्तान है इसकी अहमियत को दोबाला करने के लिए और इसकी जो फजीलत हमें मिली है इससे फ़ायदा उठाने के लिए हमें अपने किरदार निभाने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि काश के हमारे इदारों ने अपना जो किरदार है वो निभाया होता और ये जो बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन है या डिफॉरेस्टेशन है या जो बढ़ती जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़रिए अकोमोडेट करना है यहाँ पर आवाम को, उसको किसी ख़ास पॉलिसी और निज़ाम के तहत जो है वो ये सब कुछ उसको अमली इक़दामात उसके निभाने चाहिए थे। लेकिन एक जंगल के कानून की तरह जिसने जब चाहा जहाँ चाहा जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ उनको इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। यानी कि किसी कोई बैनुल-अक़वामी जो ट्रीटीज़ हैं या बैनुल-अक़वामी जो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के जो नक्शा है उसके मुताबिक, इवन दो के जो हमारे रीजन में ईरान है या और ऐसे ममालिक है, श्रीलंका है, दीगर ऐसे बहुत से ऐसे ममालिक है, सल्तनत ओमान को देख लें या मिडिल ईस्ट के बहुत से ममालिक को देख लें, काश कि हमने उनसे सीखा होता और अपनी तमाम चीज़ें कि जिन पर सही अमल दरामद ना करने की वजह से आज हम नुकसान भुगत रहे हैं वो ऐसा शायद ना होता। हमने जो चूँकि अल्लाह ताला को आपको पता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी, हिंदुइज़म में भी, तमाम मज़ाहिब अमल में कायनात में सबसे ज़्यादा जो अज़ीज़ और महबूब है वो हज़रत इंसान है।
और हिंदुइज्म में भी कहा गया वासुदेवम कुटुंबकम कि अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान के लिए जो कायनात तख्लीक की है ये तमाम उसका कुंबा है, चाहे वो इंसान हो, परिंदे हों, जानवर हों, दरख्त हों, नबातात हों या हशरात हों, ये सब कुछ हों। लेकिन हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने अपने अपने चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से हो, हमने अपनी जो स्पिरिचुअल जो ऑर्डर्स थे ना जी, उनको डिसोबे किया है। उसके बाद जो इंटरनेशनल जो कॉन्वेनेंट्स थे या ट्रीटीज थी, हमने उनको भी फॉलो नहीं किया। और उससे बढ़कर कि ये कि 1973 और उसके बाद या उससे पहले जो इस मुल्क के मफाद के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, हमने उनको भी नज़रअंदाज किया। ये अपने भी सेक्रेट डॉक्यूमेंट जो है उस पर अमल दरामद नहीं किया। इवन दो कि उसके बाद भी बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बनी है कि जिसमें हमने यहाँ पर रहने वाले फॉरेस्ट की हिफाजत करनी चाहिए थी, जो वाटर रिजर्वायर्स थे उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी, डैम्स बनाने चाहिए थे, अपनी जो शजरकारी है उस पर अगर हम तवज्जो देते तो शायद ये हालात ना होते। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे स्कूलों में बाकायदा साल में 2 बार शजरकारी मुहिम हुआ करती थी, असेंबली हुआ करती थी। हमने वो पुरानी जो बेहतर रवायत थी उन पर भी अमल दरामद नहीं किया। आज की नस्ल तो भूल ही चुकी है। बहुत मुश्किल है कि जो हमारी ये चौथी पांचवी जो जनरेशन है, इसने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पौधा लगाया हो, जबकि हमने लगाए हैं। यानी हज़रत इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने दुनिया तख्लीक की, उसमें जो ग्रीन हाउस बना दिया, उसमें जितनी भी मुज़र जो लेयर्स हैं जो कि रोशनी की सूरत में इस ज़मीन तक आती हैं और लौटने की सूरत में जो इंतहाई यहाँ पर जो है वो इर्तिहाश पैदा करती हैं या जो एक बैलेंस को कायम रखती है, उसमें वाहिद ज़रिया जो यहाँ के थे वो ह्यूमन लंग्स, जिसको दरख्तों को कहा जाता है, पौधों को कहा जाता है, हमने उनको नज़रअंदाज कर दिया। और जो शुआएं ज़मीन की तरफ आती हैं धूप की सूरत में, रोशनी की सूरत में लौटते हुए, वो और बहुत सी ऐसी चीज़ें फ़ायदेमंद भी कर सकती हैं अगर हम जगह जगह अगर हमने जो है वो कब्रिस्तान ना, कंक्रीट के कब्रिस्तान ना बनाए होते, अगर जगह जगह हमने पौधे लगाए होते, दरख्त लगाए होते, जो प्रोडक्टिव शजरकारी की होती, फल फूल पौधे वाले पौधे लगाए होते, हमने वो तमाम जो हमारी जो मतलब है कि मजहबी तौर पर जिन दरख्त और पौधों की अहमियत थी, हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से आज हम तबाही के धाने पर हैं। माशाल्लाह, बड़ी तफसील के साथ और ख़ूबसूरत अंदाज में आपने इसका इहाता बयान किया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, मैं साइंसी पहलू भी इसमें शामिल करूँगा। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के किस लेवल पे है और एशिया में हम किस हद तक फ़िज़ाई आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी में मतलब हम ख़तरे से दो चार हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें 2 पहलू हैं जो आप बात कर रहे हैं। एक है जिसको हम माहौलियाती तब्दीली की बात कर रहे हैं, जिसमें हारून साहब ने भी बात की है, और एक है मौसमियाती तब्दीली, जिसकी हम क्लाइमेट चेंज को कर रहे हैं। तो जो माहौलियाती तब्दीली है वो हमारे अपने हाथ में है। जैसे इन्होंने कहा कि जी हमने इसको कंक्रीट जंगल बना दिया है पेशावर को। मेरे वालिद साहब कहते थे कि पेशावर में जो उनकी यादाश्त में कि 1 अक्टूबर को लोग जो है स्वेटर पहन लेते थे। बिल्कुल। तो समर्स जो है वो बढ़ गए हैं और विंटर शॉर्टर हो गए हैं। ठीक है, वो इस वजह से हो गए कि पेशावर में काफ़ी सारे बागात होते थे, वज़ीर बाग होता था, शाही बाग होता था, इस तरीके से, और ऑर्चर्ड्स होते थे, ज़री ज़मीनें होती थी। तो वो चूँकि उसमें गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव नहीं रखा, इसी तरीके से जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसको उसके ऊपर इंसेंटिव दिए, जो और बिजनेसेस थे उन पे इंसेंटिव नहीं दिए, तो ऑब्वियसली वो जो लैंड कन्वर्जन होती गई, हमारे यहाँ पे लैंड यूज़ प्लानिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कमिश्नर साहब के पास वो है इख्तियारात हैं, वो सेक्शन 4 लगा के किसी की भी ज़मीन को हाउसिंग कॉलोनी में चेंज कर देते हैं। जी। अभी कुछ इस गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह लैंड यूज़ प्लानिंग की तरफ कुछ कोशिश की है, लेकिन ये पिछले 30-40 सालों में चूँकि उस पर हमारा फोकस नहीं रहा, तो जितनी ज़मीन दरख्त के साथ थी या जहाँ पे हमारी शजर थे वो ख़त्म हो गई और कंक्रीट जंगल बन गया, तो टेम्परेचर भी चेंज हो गया। और इसी तरीके से जो गाड़ियों का इजाफा हो गया, इसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड हैं। गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि कितनी गाड़ियाँ रोड पे होती हैं, क्योंकि इनके पास तो वो डेटा है जो कि पेशावर में रजिस्टर्ड है। इस तरीके से चिंगची है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, तो इसका कोई प्रॉपर प्लान नहीं हमने बना सके, तो वो उसकी वजह से जो है वो हमारे यहाँ पे पेशावर अक्सर औकात जो माहौलियाती आलूदगी के हिसाब से वो 5वें-6ठे नंबर पे आ जाता है। बिल्कुल, बल्कि इस साल तो हमने देखा कि दुनिया के आलूद तरीन खार में पेशावर का शुमार हुआ, तो ये खतरे की घंटी है। जी, हमारा एक अलायंस है जिसको कहते हैं पेशावर क्लीन एयर अलायंस।
अच्छा। PCAA उसका नाम है, पिशावर क्लीन एयर अलायंस जी। तो ये हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, और ये सीड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हम कुछ पिशावर के लोग हैं जिसमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं, कुछ फिल्मथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर आदिल ज़रीफ साहब हैं, ज़बरदस्त। तो उनके साथ मिलके हमने ये सारा जो है वो असेसमेंट की है, और इसमें हमने 3 मॉनिटरिंग स्टेशंस भी लगाए हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के अलावा, जो कि वर्सक रोड पे लगे हुए हैं, इसी तरीके से GT रोड पे हैं, इसी तरीके से हैदराबाद में हम उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें इस वक्त जो है वो पेशावर में सबसे ज़्यादा आलूदगी उन स्टेशंस के हिसाब से वर्सक रोड पे है, वर्सक रोड पे। और मेरे नज़दीक वर्सक रोड पे इसकी वजह यह है कि वहाँ पे मार्बल इंडस्ट्री जो है, तो मार्बल की इंडस्ट्रीज है, स्कूल की बसेस हैं, जी, जी। वो तो उसका टाइम है अपना, जो कि खास टाइम में वो आलूदा हो जाता है। तो वो माहौलियाती आलूदगी जो है ये इस वक्त एक पेशावर का KP का जनरली, लेकिन पेशावर का स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये आपका सवाल जो उसमें था, मैंने उसका सिर्फ उसका माहौलियाती उस पर सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो जोन्स बन रहे हैं इस वक्त, जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो उसमें आते हैं, तो क्या उसमें जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से 2022 की जो पॉलिसी बनी है, क्या वो वहाँ पे उसको अपनाया जा रहा है, क्या वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? जी, असल में बात यह है कि जो भी इंडस्ट्री लगती है तो उसको NOC लेना पड़ता है EPA से, जी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है। जी बिल्कुल। तो उसमें जब तक उसको NOC इशू नहीं करते हैं तो फिर वो इलीगल रहती है। अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि शाकस के एरिया में इलीगल इंडस्ट्रीज़ हैं, जी। लेकिन ये जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जो कि रशकई के बात करें मेरे ख्याल में, या और बनू में और डी खान में बाद में लगेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी ओबे करेंगे, और जो हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स है उसको भी ओबे करेंगे। लेकिन उसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं या कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने NOC नहीं लिया हुआ और NOC के बगैर ऑपरेट कर रहे हैं, और उनकी वजह से काफ़ी एक्सेसिव जो है वो पोल्यूशन है। इसमें हमारा मसला ये भी है ना कि हम उसको रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि वो जो पोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस माहौल का हम खुद भी हिस्सा हैं, उसमें हम रहते हैं। और अभी दिसंबर आएगा तो आप देखेंगे कि डॉक्टरों के क्लिनिक्स जो है वो भर जाएंगे, वो इस वजह से कि जो स्मोक का इफेक्ट हो जाता है ना। बिल्कुल। तो वो स्मोक अभी दिसंबर में आएगा, और उसमें हमने चूँकि अभी तक कोई इसका प्लानिंग नहीं की हुई, ना हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज शाकस की तो कन्वर्ट हो गई हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स ले लिए, लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारा सबसे मेन मसला ट्रैफिक का है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से सदर का जो इलाका है, इसी तरीके से जो शुबा बाज़ार है या सुरे पुल जिसे कहते हैं, या आगे अड्डा, और मैंने अभी आपको वर्सक रोड की बात की है, तो इसमें जो स्कूल का टाइम है और इसके अलावा ऑफिस टाइमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक जमा हो जाता है। और अगर बारिश उन दिनों में ना हो या हवा ना चले, पेशावर एक जनरली एक वैली भी है, इसमें जब पोल्यूशन है वो स्टक हो जाती है, तो जब तक तेज़ हवा ना चले या बारिश ना हो वो पोल्यूटेंट्स बैठते नहीं हैं। दरख्त जो लगे हुए हैं वो सिर्फ गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको PM कहते हैं, PM 2.5 या PM10 कहते हैं, तो वो तो जब तक बारिश ना हो वो नहीं सेटल होते हैं जी। और उसमें मेन रीज़न जो है वो आपका डीजल के फ्यूम्स हैं और पेट्रोल है और गाड़ी के ये इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं, तमाम इसमें शामिल। तो ये जो है वो माहौलियाती हिसाब से हम अक्सर पोल्यूशन में लाहौर पहले नंबर पे आ जाता है, दिसंबर में आप देखेंगे, और लाहौर का और दिल्ली का मुकाबला होता है। हाँ, तो पेशावर भी कहीं न कहीं आसपास ही होता है। तो सर ये जो लाहौर की जिस तरह आपने जिक्र किया और दिल्ली का भी, तो मैंने कहीं पर पढ़ा था, बल्कि आज ही सर्च कर रहा था कि हिंदुस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई ज़्यादा है। तो क्या पाकिस्तान का मतलब ये जो सूरत हाल है अब, तो क्या हिंदुस्तान से ये मतलब उस पर ये फ़िज़ाई असरात आए हैं? जी, असल में ऐसा है ना कि जो हवा चलती है वो ठंडे से गर्म इलाके की तरफ जाती है, कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके की तरफ जाती है। तो जब बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ से हवा आती है, जब यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है तो यहाँ से हवा चलती है। जी, तो दिसंबर में यहाँ से हवा चलती है, तो एक्चुअली हम पोल्यूशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इल्ज़ाम लगा देते हैं इंडिया के ऊपर कि वहाँ से स्मोक आ रहा है। अच्छा, ये तो हमारा वो फ़िज़ाई आलूदगी के मसले हो गए। इसके अलावा जो है वो हमारे पानी की आलूदगी के मसाइल हैं। इसके अलावा जो है वो अजनास की मतलब जी, अब पेशावर में जो है वो 58% जो PCRWR ने जो टेस्ट लिए थे, तो 58% जो है वो पेशावर में पानी जो है वो सेफ है, जबकि बाकी जो पानी है वो अक्सर इलाकों में ड्रिंकेबल वाटर नहीं है, कंटेमिनेटेड है। इंतहाई ख़तरे की घंटी, और मेरे ख्याल में इस पर मज़ीद काम करने की
और संजीदगी के साथ काम करने की अशद ज़रूरत है। हमारी गुफ्तगू इसी मौजू पर जारी रहेगी। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब फ़िज़ाई आलूदगी और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बात कर रहे थे। सर, आपने तो सरसरी ज़िक्र किया इसका। हम जानना चाहते हैं, बल्कि हम आपसे मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली के बारे में ज़्यादा इसलिए जानना चाहेंगे कि इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से। इसमें माहौलियाती तब्दीली, मैंने जैसे आपसे कहा कि माहौल जो है वो हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं जी, और इन्वायरमेंट जो है वो उसमें हमारा हवा शामिल है, उसमें हमारे पानी शामिल है, ज़मीन शामिल है, बायोडाइवर्सिटी है जी। और तो ये हमारा जो इमीडिएट इर्द गिर्द का माहौल है, इसके ऊपर हम जब बात करते तो हम कहते हैं कि जी इन्वायरमेंटल चेंजेस या माहौलियाती तब्दीली इसको कह रहे होते हैं। जब हम कहते हैं कि जी मौसमियाती तब्दीली, तो और ये भी जो है वो इसके अलावा भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहरहाल उसमें हम जो रेफ़र कर रहे होते हैं वो क्लाइमेट चेंज को कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो क्लाइमेट जो है वो हमारा ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊपर जो स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और उन साहब ने बात भी की। तो क्लाइमेट के लिए जो है वो हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक होता है टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जी पिछले 30 सालों का, और एवरेज प्रेसिपिटेशन या एवरेज बारिश जो होती है किसी जगह के ऊपर पिछले 30 सालों की, उसका एवरेज लेते हैं। अच्छा, तो वो एवरेज से बारिशें ज़्यादा हो रही हैं या कम बिल्कुल नहीं हो रही हैं, या टेम्परेचर में जैसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के टेम्परेचर में 0.5 डिग्री जो है वो चेंज हो चुका है। पाकिस्तान का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें 0.5% का इजाफा हो गया है। ठीक है जी। तो वो तो ये तनासुब ज्यादा है या जी जी अच्छा। जो पिछले 30 सालों का एवरेज अगर ले लें, मतलब 1% भी नहीं, सिर्फ 0.5%, ये भी काफी अलार्मिंग। लेकिन 0.5% का मकसद ये है कि फिर उससे हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा मेल्ट होंगे, फ्लड ज़्यादा आएंगे, जैसे कि आपने देखा है। तो मैं आपके बुनियादी सवाल की तरफ आता हूँ। माहौल से मुराद जो है वो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जो कि ये 15 किलोमीटर से नीचे नीचे ये जो हवा है, पानी है, ये जी, और इसमें ज़्यादातर जो हम इसको खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, और ग्लोबल प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी तरफ से दरख्त भी लगा दें और ठीक भी कर लें, तो जब तक के सारे मुल्क मिलकर 188 मुल्क मिलकर उस पर काम नहीं करेंगे वो चेंज नहीं आ सकेगा। तो और उसके दो इंडिकेटर्स हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है जी, पिछले 30 सालों का आप एवरेज लेंगे जी। तो अब इसमें जो पाकिस्तान जो है उसमें क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता ये है कि जब यहाँ सूरज से शुआएं ज़मीन पे आती हैं तो ज़मीन से टकराने के बाद वापस जब जा रही होती हैं तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर यहाँ पे कुछ गैसेस रखी हुई हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। उनका काम ये है कि इस जाती हुई शुआओं को रोक ले ताकि ज़मीन पे गर्मी बरकरार रह सके और लोग ज़िंदा रह सकें। अगर ये शुआएं डायरेक्ट चली जाएँ तो फिर यहाँ पे सर्दी होगी, लोग नहीं ज़िंदा रह सकेंगे। तो इस वजह से वो एक इफ़ेक्ट चूँकि देती है ग्रीन हाउस का, इसलिए उनका नाम ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें मीथेन है, जिसमें वाटर वेपर्स हैं। अच्छा, तो अब इसकी तादाद जो है वो पिछले 100 सालों में या 150 साल में वो ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि हम ज़मीन से कोयला और गैस और पेट्रोल निकाल कर उसको जब जला रहे हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है। अच्छा। एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ से मीथेन होता है या नाइट्रोजन जाता है, तो ये जाके ज़मीन के 16 किलोमीटर ऊपर का जो इलाका है या 50 किलोमीटर, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, इसमें जाके वो स्टक हो जाता है। अच्छा, तो ज़मीन पे जो हिद्दत है या गर्मी है वो ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो तग़य्युर है यानी एक्सट्रीम वेदर, अब ये जो हम पाकिस्तान में हुआ है
ये एक्सट्रीम वेदर है। मतलब इस लेयर में हमने जो उसमें जो गर्मी है वो हमने खुद ही पैदा की, खुद ही ज़्यादा कर दी है जी। तो उसकी वजह से ये मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी कम हो रही है, बारिशें कभी बहुत ज़्यादा होंगी, कभी बिल्कुल भी नहीं होंगी, ड्राउट्स होंगे। बिल्कुल। तो ये मौसमियाती तब्दीली है। तो ये, और इसमें हम तमाम 188 मुल्कों ने मिल के काम करना है, तो फिर वो जो है वो तब्दीली जो हम कहते हैं वो आ सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद सवालात भी करेंगे। सरबदयाल साहब, हारून सरबदयाल साहब, शजरकारी मुहिम हम देखते चले आ रहे हैं कि हर साल इस पर काफ़ी हद तक काम होता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब थी, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त तो हम मीडिया पे देखते थे कि पता नहीं कितने अरब ये पौधे उगाए गए, बिल्कुल 10 बिलियन का भी उसमें ज़िक्र आया। आप क्या समझते हैं कि क्या उसी तरह उस पर काम हुआ है, उसके असरात इस धरती पे मुरतब हुए हैं? और साथ ये भी बताइएगा कि मजहबी पेशवा किस हद तक इसमें अपना किरदार निभा सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहम है, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन ने भी इस बात को मान लिया है कि हर मीडियम उन्होंने इस्तेमाल किया है इस कुर्रे अर्ज़ पर, ये जो यूनाइटेड नेशन के साइनिंग कंट्रीज़ हैं, कि जो भी इश्यूज़ दरपेश हुए हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो उसमें वो नाकामी हुई है। अच्छा। और उसमें फिर एक नतीजे पर ये पहुंचे हैं कि फेथ एंड फॉलोअर्स के दरमियान जो है ना वो ब्रिजिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी तबका है ज़िंदगी के, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट किसी का मुल्क हो, उनकी वो वक़्त और वो अहमियत नहीं होती जो कि उस एरियाज़ के किसी रिलीजियस प्रीस्ट की, चाहे वो हिंदू हो, बिल्कुल मुस्लिम हो या किसी भी मज़हब का हो, उसकी अहमियत जो है वो मुस्तनद अहमियत है। उनकी बातों को लोग ट्रस्ट वर्दी और स्पिरिचुअल ऑब्लिगेशंस मानकर उस पर अमल करते हैं। वेरी ट्रू। अभी मेरा एक सेशन है डे आफ्टर इंशाल्लाह माइनॉरिटी राइट्स पर, तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर जो है मुझे वो सेशन जो है वो यहाँ देना था। अच्छा। लेकिन मैंने उसको स्पिरिचुअल यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस की उसमें मैंने उसकी तैयारी की, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो है वो हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको जो है वो रिलीजियसली भी उनको गाइड किया जाए कि अगर आप राइट्स किसी डिविडेंस अगर किसी को करते हैं, तो हिंदुइज्म में वेदास उसके बारे में ये कहते हैं, उसके बाद क्रिश्चियनिटी की बाइबल उसके बारे में जो है उसकी अदायगी के लिए ये कहती है, और कुरान करीम ज़िक्रुल आलमीन जो है उसके बारे में ये निशानदही जो है वो करता है। तो मैं समझता हूं कि जब इंसान उसको देखता है उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अमल करने के लिए, तो उसको ज्यादा वेट जो दिखाई देता है वो अल्लाह और उसके रसूल की जो ऑर्डर्स हैं, बिल्कुल जो हिदायत हैं उसको फॉलो करना। और फिर उनको ये पता चलता है कि इस हिदायत पर अमल करने से मैं अल्लाह और उसके रसूल की भी अतात कर रहा हूँ, उसके साथ यूनाइटेड नेशन की जो हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान ने जो उनके साथ ट्रीटी साइन की है, मैं उनको भी सेम उसमें वो कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओबे कर रहा हूँ। तो जिस वक्त तक के मैं समझता हूँ कि उलमाए दीन अपने फॉलोअर्स को जिन बातों जो नेशनल नैरेटिव्स हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का है, चाहे वो नेशनलिज्म का है, चाहे वो जो दहशतगर्दी और फिरका वारियत का है, जितने भी नेशनल नैरेटिव हैं, जिस वक्त तक हम उनको मजहबी एतबार से और जो यूनाइटेड नेशन के जो इक़दाम है उसके मुताबिक और अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक उनकी अहमियत को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, उस वक्त तक इन चीज़ों पर अमल दरामद करवाना मुश्किल ही नहीं, मतलब ज़रूरी है। यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि आज पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, मदरस अदयान आलम, डॉक्टर क़िबला याज़ साहब, हाफिज़ अब्दुल गफूर साहब, कारी रुल्ला मदनी साहब, हम्फ्री सरफराज पीटर साहब, अल्लाह बख्शे सरदार चरणजीत सिंह सागर साहब, आपका खादिम, उन्होंने अपना 2006 से MMA की गवर्नमेंट से है वो मुख्तलिफ नेशनल नैरेटिव्स को अमल दरामद करने के लिए अपने अपने हल्का अहबाब में अपने फॉलोअर्स को, इसीलिए इसका नाम फेथ फ्रेंड्स है, उस पर अमल दरामद करने के लिए मजहबी तौर पर जो है वो सेंसिटाइज किया। सेम अलाइक इस वक्त आपको पता है कि मुस्लिम वर्ल्ड मुस्लिम लीग जो है वो उसने फेथ फॉर आवर प्लैनेट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फेथ एंड फॉलोअर्स की अहमियत को समझते हुए जो है वो इनिशिएटिव लिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की जो रिडक्शन है इसमें कमी लाने के लिए, इसकी बेहतरी पैदा करने के लिए एकेडमिया को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल लीडरशिप को फेथ फ्रेंड्स की तरह, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की तरह इस पर जो है ना वो अमल दरामद शुरू कर लिया। और उसमें ख़ास तौर पर तमाम जो मजहबी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मोहम्मद बिन करीम अलीसा जो राब्ता इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं जी,
वो इस फोरम को वो हेड कर रहे हैं, उनके साथ जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के दुनिया भर के जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं, हम भी उसमें पाकिस्तान की तरफ से अपना जो है कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ताकि इस जो इस वक्त दरपेश मसाइल है उसके ऊपर ओवरकम किया जाए। और उसमें दूसरी बात यह है कि शजरकारी की इस एतबार से भी अहमियत की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि ये जो किचन प्लांटेशन है या रूफ टॉप प्लांटेशन है या जो हमारी दीगर प्लांटेशन है, ये हमारी सिर्फ ज़रूरी ज़रूरियात को पूरी नहीं करती, यानी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करती, बल्कि बहुत सी ऐसी होम बेस्ड मेडिसिन हैं कि जो बड़ी आसानी से आपके पास पहुंच जाते हैं। हम समझते हैं कि शजरकारी के साथ साथ जिन चीज़ों की हम आबियारी कर रहे हैं, हमें उनकी अहमियत के बारे में भी, हमें स्पिरिचुअली भी, यानी जैसे तिब्बे नबवी होगी, आयुर्वेदिक हो गया, क्रिश्चियनिटी के उसमें हो गया, हमें अपने दरख्तों, पौधों, जड़ी बूटियों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम अट्रैक्ट होंगे तमाम फॉलोअर्स, और अपने घरों में वो जो जिन मज़ाहिब में जो पौधे या दरख्त बताए गए हैं। अब मेरे घर में बाकायदा सैटरडे को हम डेली पिपलेश्वर जो पीपल का दरख्त है जो कि 3000 से ज़्यादा मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, तुलसी का पौधा है, बोड़ का दरख्त है, हमारी सोसाइटी में कहीं भी लगा हुआ है, हम बाकायदा उसको जहाँ कहीं भी हो डेली की बुनियाद पर उनको पानी देते हैं ताकि ये कायम दायम है, क्योंकि वो 24 आवर सोसाइटी में ऑक्सीजन भी देते हैं। फिर उसके अलावा देखें, ये जितने भी घरों में मसाले इस्तेमाल होते हैं ये कहीं ना कहीं से पौधों के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो वो सिलसिला जारी रहेगा। अदरवाइज जब ये अब नापैद हो जाएगा तो हम बहुत से लाइलाज मरज का जो इलाज है, बड़ी बात आप कर रहे हैं। देखिए, मैं 30 साल से एक कुलथी की दाल कहते हैं जो कि मद्रास बीन्स के तौर पर भी है, ये गुर्दों के लाइलाज जो मरज है उसका इलाज है। ये हमारे नादरन एरिया में इसकी बाकायदा शजरकारी हुआ करती थी, काश्त हुआ करती थी। अब ये साउथ अफ्रीका और इंडिया से जो है मंगवानी पड़ती है, और ये ऐसी चीज़ है जो आपको 200-300 रुपए में हर घर तक पहुंच सकती है, और गुर्दों के, हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के, मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम है उनके लिए इजी, इंतहाई कम खर्ची। और यही दवाइयाँ मेरे ख्याल में पहले इस्तेमाल हुआ करती थी, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। तो शजरकारी जो थी बाकायदा, चूँकि आई एम 53 और हमें बाकायदा सैलाब से बचाव के लिए उस दौर में दरख्तों की अहमियत के बारे में बताया जाता था कि भाई सैलाब से किस तरह इसके बहाव को, ज़मीन के कटाव को रोका जाता है, डिस्ट्रक्शन से रोका जाता है। तो हम समझते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में जिन जगहों को सरसब्ज़ व शादाब देखा, जैसे आपने जिक्र खैर किया, तो सर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, क्या एकेडेमिया ने अपना जो ड्यूटी थी उसकी, बचपन में या जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सेंसिटाइज किया जाता था, अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो क्या एकेडेमिया ने अपनी जो ड्यूटी थी वो छोड़ दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में अगर आप एक माशरे को देखें तो उसमें माशरे के अंदर काफ़ी सारे तबकात होते हैं, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें कि हुकूमत भी है, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें कि पेडिस्ट्रियंस भी हैं, ट्रैफिक वाले भी हैं, एकेडेमिया भी है। आपने क्वेश्चन किया एकेडेमिया के ऊपर, तो एकेडेमिया अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो रिसर्च है। अच्छा। और तो वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में भी रिसर्च हो रही है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसमें इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे हो रही है, एग्रीकल्चर में हो रही है, आइम साइंसेज में। अब देखें, हमने एक सेंटर बनाया है जिसका नाम है सेंटर फॉर वाटर इंफॉर्मेटिक्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। जी। तो वो हम जो हुकूमत, जो केपी की हुकूमत है, उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो जो क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा है उसको इकट्ठा किया जा सके। पीएनडी के अंदर जो है वो एक अलग सेक्शन हम बनाने जा रहे हैं। अच्छा, एकेडेमिया मतलब अपनी ड्यूटी निभा रही है, वो रिसर्च तो कर रहा है? नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। हम गवर्नमेंट को जो पीएनडी का डिपार्टमेंट है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का, उसमें एक सेक्शन बना के दे रहे हैं। पैसे ये आ रहे हैं जर्मन फाउंडेशन की तरफ से, GIZ की तरफ से। अच्छा। हम लोग, मैं, डॉक्टर शकील, डॉक्टर हमीद, हमारे साथ शफीउल्लाह साहब, एक बहुत बड़ी टीम है। तो वो माशाल्लाह जो है वो हम उनको हेल्प करें, अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करें। तो सर, आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पे इस पे अमल दरामद होती है? हुकूमती सतह पे देखें जी, फिर वही बात आ जाएगी माहौलियाती और मौसमियाती के ऊपर। ये जो है वो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि वो डेटा इकट्ठा कर सकें, वो उसको प्लानिंग में जो उनका PC1 है, PC2 है, PC5 है, उसके अंदर ये मेन स्ट्रीम हो जाए। ठीक है, एक वहाँ पे सेक्शन बन जाए और फिर इसकी एडवोकेसी हो सके, और फिर हम डोनर्स को बता सकें कि हमने कितना क्लाइमेट के ऊपर ख़र्चा कर दिया है, कितनी हमें और ज़रूरत है। अच्छा। क्योंकि इस पर फंड्स अवेलेबल हैं, तो ये शजरकारी के लिए या BRT के लिए या
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिसको हम मिटिगेशन कहते हैं और एडाप्टेशन कहते हैं, तो उसके लिए बाहर में मुल्कों में फंड्स अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। जी जी जी। तो अब वो पैसे हम बाहर से ला सकते हैं अगर हम अपना माहौल भी ठीक कर लें और और जो पूरा मौसम है, क्लाइमेट है, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर लें, तो उसमें हम गवर्नमेंट के साथ अपना जो रोल है वो अदा करें। हारून सरदियाल साहब कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि मैं ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी के साथ इंगेज हूँ। जी, आपने देखा होगा कि नेशनल नैरेटिव्स जितने भी होते हैं उसकी नाकामी की बुनियादी वजह ये होती है कि ग्रास रूट लेवल पर जो तादाद है वो हमारे पास करोड़ों में है। यानी जो प्रैक्टिशनर हैं कि जिन्होंने इसको प्रैक्टिस करना है उनकी तादाद करोड़ों में है, जबकि रिसर्च बेस्ड वर्क हो गया या जो बहुत हाईली वैल्यूड जो वर्क है ये इनकी तादाद जो है शायद सैकड़ों और हजारों में हो। आपकी बात इंतहाई अहम है। उस छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हारून सरदियाल साहब जो हमारी गुफ्तगू है तो उसके हवाले से कुछ बता रहे थे। सर आपकी गुफ्तगू? मेरा मतलब है कि दिली दुख होता है मुझे जब मैं ये देखता हूँ कि फसीले पेशावर जी कि जो पेशावर की बिगिनिंग है, जो 16 दरवाज़ों के बाहर का एरिया है, बिल्कुल। आप पीडीए में तो शजरकारी गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेशन नज़र आती है जहाँ हर एक दरख्त के साथ 2-3 दरख्त और लगे हुए हैं, लेकिन वो एरिया के जो तपिश का शिकार है, वो एरिया जो एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, वो एरिया जो गर्मी, तपती गर्मी का, शायद आपको जो है ना वो करबला का मैदान जो है ना वो याद आ जाए, तो वहां पर आपको कोई एक दरख्त भी दिखाई नहीं देता। 2 दरख्त वो लगे हुए हैं जो गुलबहार के रोड पर, बिल्कुल बिल्कुल, जो नश्तराबाद चौक में लगे, वो भी एक हेयर कटिंग सैलून है और वो पंजाब से आए हुए, उन्होंने 2 दरख्त लगाए हुए। अदरवाइज जो रामदास से लेकर इस फसीले पेशावर के जो गिर्द है वो दिखाई नहीं देते। जब ये क्लाइमेट इमरजेंसी है तो ये विजिबली दिखाई क्यों नहीं दे रही? चाहिए तो ये कि बजाय इसके कि हम जो रोड के दरमियान की जो जगह है उसको कंक्रीट की कब्रें बनाकर उसको रख दें, क्या ही बेहतर उसमें ड्रिलिंग करके उसमें हम जो है ना वो दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं। क्योंकि 1122 बेहतरीन नुक्ता सर आपने उठाया, क्योंकि 1122 और उसके अलावा जो वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, बड़ी ईजी एक्सेस है कि वहां पे पानी के ट्रक्स मौजूद हैं, वो उनमें पानी भी आसानी से देख सकते हैं। और रोड्स के दरमियान जो फुटपाथ है उस पर तो किसी ने गाड़ी या रक्षा ले जाना नहीं है। जो फसीले शेर की आप बात करें, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में 2 ही पेड़ के दरख्त मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी एक लाहौरी में है। हाँ जी, ठीक है जी, एक लाहौरी में, वो भी मेरे ख्याल में वो उस दीवार से बाहर है। हाँ, कहने का मकसद है कि फुटपाथ के ऊपर ना तो मोटर बाइक चलती है ना साइकिल चलती है, उस पर सिर्फ पैदल लोगों ने चलना होता है। क्या ही बेहतर है कि हर कुछ फासले 10 फुट के फासले के बाद एक दरख्त लगाया जाए, ताकि उसके, आपने देखा होगा कि दरख्तों ने कितनी खिदमत की कि जो गरीब लोग होते हैं, कोई किस शोबे से है, कुछ शोबे से है, कोई बेचारा वो अपनी उस दरख्त के साए के तले वो बैठा हुआ है, वो अपना काम अदा कर रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें हमेशा किसी भी नेशनल लेवल नैरेटिव की पॉलिसी को कामयाब करने के लिए अपने जहन में इसके प्रैक्टिशनर जो लो लेवल आम आदमी है उसको जहन में रखना चाहिए, ताकि वो सेंसिटाइज हो। हैरत की बात है कि लाखों करोड़ों पाकिस्तान में वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जो सैनिटरी वर्कर जो वो रखे गए हैं वहाँ पर डेली की सफाई करने के लिए, लेकिन इसकी तरफ कोई मोटिवेट नहीं करता। इसमें कोई जुर्माना या जो है ना वो पेनल्टी नहीं लगती, उनको कोई टिकट्स नहीं दिए जाते कि ये आप गंद फेंकते क्यों हैं। आपको पता है कि डेली पेशावर में तकरीबन कुछ 1600 टन जो गार्बेज है, बिल्कुल वो किसी न किसी डंपिंग पॉइंट पर फेंका जाता है, जबकि मैं समझता हूं कि 1600 में 1000 टन जो है वो दोबारा रिसाइकल भी किया जा सकता है। कि अगर जैसे यूरोप की तरह हर दुकान के बाद 2 डस्टबिन हो, हर घर के बाद 2 डस्टबिन हो, एक में गार्बेज हो जो रिसाइकल नहीं हो सकता और एक में वो तमाम जाया शुदा चीजें कि जो दोबारा इस्तेमाल में आ सकती है। तो हम समझते हैं कि इस तरह के जो हमारी जो एसेट्स हैं उनको बचाया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। हम तो जो काबिल इस्तेमाल चीज़ है उसको भी मिक्स कर देते हैं।
तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट हमेशा आम आदमी को अपने जहन में रखकर कोई पॉलिसी तैयार किया जाए। और बड़ी हैरत की बात है, 150 से ज़्यादा पाकिस्तान में कानून मौजूद हैं, पॉलिसीज़ जैसे अभी आई है क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी 2022 की, इस तरह की बेहतरीन पॉलिसीज़ मौजूद हैं, लेकिन फुकदान जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। फुकदान है सजा देने का और जजा कायम करने का। आपकी पेशावर में नहरें लगी हुई हैं, लेकिन उसी के साथ सीवरेज के पाइप हैं, सीवरेज के पाइप्स अलग होने चाहिए, उनके किनारों पर जो है दरख्त लगने चाहिए, ताकि मतलब है कि जो हमें दरपेश मसाइल है वो, और प्रोडक्टिव दरख्त लगने चाहिए जिनमें फल फ्रूट हों, जो किसी के काम आए, वो मेडिसिन पौधे हों जो कि कल आपके काम आए। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब, हारून सरबदयाल साहब ने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया कि फसील शहर में हमें कहीं पर भी पौधा नज़र नहीं आता। कई जगहों पर अगर पुराने दरख्त थे वो तो है, लेकिन नए दरख्त लगाने के लिए, उगाने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं अपनाई गई। क्या राय आप रखते हैं? जी, इन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आइडेंटिफाई किया है। जो हमारी वैसे भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम है केपी में। अगर हम पेशावर से हट के केपी की भी जनरली बात करें तो केपी में हमारा काफ़ी सारा एरिया पाकिस्तान के मुकाबले में 22% तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये अंडर फॉरेस्ट है। तो हम बाकी सूबों के मुकाबले, और पूरा पाकिस्तान आप देखें तो वो कोई 3% कह रहा है, कोई 1.5% कह रहा है, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 5% का फिगर आता है। ठीक है, अभी जो वो बिलियन ट्री सुनामी आया, 10 बिलियन ट्री सुनामी, तो उसमें 5% पे हम पहुंच गए। तो जनरली भी आप देखें तो दरख्त कम है। आप पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे भी जब उतरते हैं तो नीचे आपको कंक्रीट ही कंक्रीट नज़र आता है। उसके अलावा अगर आप दुबई में भी उतरे तो वहाँ पे भी प्लांट्स आपको नज़र आएंगे, ढाका में, कोलंबो में, इंडिया में, कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये प्लांटेशन है। इसमें ये इनकी बात ठीक है कि जो उसमें आपको लोगों को उसमें इंटरेक्ट करना होता है, सेंसिटाइज करना होता है, उस पर चीज़ें कम है। पीटीआई की गवर्नमेंट को मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इसमें काफ़ी सारा काम किया है और काफ़ी सारे दरख्त लगाए हैं। लेकिन जनरली अगर हम पेशावर की सिर्फ बात करते हैं तो पेशावर में हमें दरख्त कम ही नज़र आते हैं, चूँकि लैंड कमर्शियल है, प्राइम है, और ज़्यादातर उसमें प्लाजा वगैरह बनाए जाते हैं। तो मैंने आपसे यही कहा कि चूँकि लैंड यूज़ प्लानिंग जो है उसका हमारे पास यूपीयू का एक डिपार्टमेंट तो है, अर्बन प्लानिंग यूनिट का, लेकिन उसका कोई से नहीं है। उसमें हम यही नहीं करते कि ये ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर ही रहेगी या यहाँ पे हम दरख्त लगाएंगे, ये जो है वो प्लाजे के लिए, कोई उसमें प्लानिंग वगैरह नहीं है। रियल इस्टेट पे इंसेंटिव्स है, तो उसमें लोगों को लाने के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स आने चाहिए, जिसमें कि आप अर्बन फॉरेस्ट्री की तरफ जा सकते हैं। इन्होंने छतों पे पौधे लगाने की बात की, या किचन गार्डनिंग की बात की, या दरमियान में सड़क के दरमियान में पौधे लगाने की बात की। वो चीज़ें भी हो सकती हैं, और फिर हम इसके प्रॉपर लैंड एलोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ दरख्त ही लगेंगे या ये सिर्फ एग्रीकल्चर की ही होगी। तो ये इनिशिएटिव जो है वो आएंगे लोगों की तरफ तब आएंगे जब लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसियाँ या इंसेंटिव जो है वो मौजूद है, तो वो ऑब्वियसली उसकी तरफ अट्रैक्ट। ज़बरदस्त। हारून सरबदयाल साहब, पेशावर के अलावा आप किन एरियाज़ को समझते हो कि उसमें मतलब ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने हालिया सैलाबों में देखा कि उसमें चारसद्दा, मर्दान, सवाबी, बन्नू, काफ़ी एरियाज़ ये मुतासिर हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हाल हो चुकी है और हम अपने बहुत कीमती असासा खो चुके हैं। अभी मैं, चूँकि ये मेरा पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है, इसमें हंगू, बन्नू, डी खान की तो ख़ास तौर पे, लेकिन ये जो एरियाज़ हैं जो इस तरफ से जाते हैं, डी खान की तरफ जाते हैं या बलूचिस्तान तक जाते हैं, यहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एटलीस्ट जीटी रोड पर शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से लेकर और खैबर तक जो है वो रोड के करीब मुख्तलिफ जो दरख्त जो है लगाए हैं, जामन के दरख्त जो आज भी आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में आपको दिखाई देते हैं। दीगर जो है वो शहतूत के और दीगर दरख्त लगवाए हैं। हम समझते हैं कि हम उन रवायात को भी भूल गए। हमें एटलीस्ट ये जो सुनामी या बिलियन ट्री का जो वो हुआ है, तहरीक चलाई गई है, हम समझते हैं कि ये बहुत मुस्तहसन है, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि एक चीज़ दिखाई भी दे। वो कहाँ लगी ये अल्लाह जानता है, लेकिन हम उसको मुस्तहसन करार देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जीटी जो पुरानी रवायत है उसके मुताबिक जीटी रोड और मोटरवेज के दाएं बाएं लगने चाहिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट ये दिखाई दे कि भाई ये कुछ हुआ है, विजिबल हो। और उसके अलावा मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो है ग्रीन हाउस जो गाइडलाइंस है, वो बैंकिंग सेक्टर, इस वक्त आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में बैंकिंग सेक्टर को गाइडलाइंस दी गई है कि वो इन गाइडलाइंस के तहत ऐसे बिजनेसेस को सब्सिडाइज्ड रेट पर जो वो उनकी मदद करें कि जो कि एनवायरनमेंट
और जो क्लाइमेटीज़ हैं इनके लिए मुज़र ना हो, बल्कि इनके ख़तरात को कम करें। वो बिज़नेस जिसमें बायोडिग्रेडिंग जो प्लास्टिक्स की इंडस्ट्री है कि जिसमें पानी में अगर उनको रख दिया जाए तो वो डिज़ाल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये जिस तरह शॉपिंग बैग है इनकी तरह वो नुकसानदेह नहीं होते। या फिर जो है ना ये सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देना है, रिन्यूएबल जो एनर्जी की तरफ जाना है, या ग्रीन जो है हमारी जो है उनकी उसकी तरफ जाना है। तो कहने का मकसद है कि ये जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है, ताकि हम हर आदमी जो है वो अपने अपने तौर पर जो इस वक्त बढ़ती इर्तिहाश है या उसकी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के जो मुज़र असरात हैं, इसमें जो तब्दीलियां हैं, मैं समझता हूँ कि हर आदमी इसमें अपना मनफी हिस्सा डाल रहा है। अगर वो अपना मुस्बित हिस्सा डाले, यानी यहाँ तक कि बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि ऑफिस में जो स्टेशनरी का बेदरेग इस्तेमाल है, आखिर ये कागज़ भी तो दरख्तों और उनके पौधों से ही हम तक पहुँचता है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो तमाम ऐसी चीज़ें कि जो इन्हीं जो पौधों और दरख्तों और इनसे हमारे पास पहुंच रही है और उसको काटा जा रहा है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, मैं समझता हूं कि हमें बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ें। लेकिन ऐसी ब्यूटिफिकेशन का क्या करेंगे जहां पर आप पहले दरख्त काटें और उसके बाद आप कहीं कोई चीज़ करें, क्योंकि ये बिटर एक्सपीरियंस है हमारे दरमियान। ये हम पेशावर में भी देखा है, मुख्तलिफ जगहों पर। मैं अभी पिछले दिनों बलोचिस्तान में था कि ये तबाही हुई तो मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत दुख हुआ। वहाँ जाकर मेरा एक जो नज़रिया था कि शजरकारी मुहिम को फ़रोग़ दो, तहरीक चलाओ के पौधे लगाने की तरह। तो मैंने वहाँ जब देखा कि वहाँ जो लगे हुए दरख्त है उसको कोई पानी नहीं दे रहा, शहर के अंदर क्वेटा में, तो मैंने कहा ये तो लगे हुए पौधों को बचाने की तहरीक पर इसको चलानी चाहिए। तो हमें चाहिए कि जो जिसमें मैं एक दो पॉइंट जी आपकी बात को आगे चलाते हुए इसमें दो तीन बातें। एक तो ये कि जो हमारी माहौलियाती हमारे लॉज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है इसके लिए चाहिए कि हम इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लान बनाएं जिसके अंदर शजरकारी भी शामिल हो, जिसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट भी शामिल हो। उसको हम टेक्निकली कहते हैं लापा, यानी लोकल एडाप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन। जो अभी हमने दो बनाए हैं, एक हमने चमन, आपने बलूचिस्तान की बात की, तो चमन डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने बनाया है IRC के साथ मिलके, और एक ठट्टा शहर के लिए बनाया। फ़िलहाल यहाँ पे चूँकि हमें ऐसा कोई फंडिंग नहीं मिली तो हमने KP में अभी कोई लापा नहीं बनाया। तो लापस बनाने की ज़रूरत है। उसमें ये होगा कि हम उसकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि कितना माहौल का हमारे ऊपर असर हो रहा है, आगे क्या रिस्क है जो हमारे साथ हैं। इसके लिए लोकल नॉलेज क्या अवेलेबल है, लोगों की आपने बात की, उनको इन्वॉल्व करना, उनसे इंटरेक्शन करना, ठीक है। ये सारा पार्टिसिपेटरी रिसर्च होती है जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसमें जो हर सेक्टर है जिसमें एग्रीकल्चर, वाटर, वॉश, ये सारे सेक्टर है, इसके ऊपर बाकायदा लोगों से मिल के और डिपार्टमेंट के साथ मिल के प्लान बनाया जाता है। डिपार्टमेंट इसको ऑन कर लेते हैं। नॉलेज जो है वो आपकी इंडिजिनस आती है जो लोगों के पास है। कैसा वो अब तक प्लान बनाया गया है कि जो मतलब आप समझते हैं कि अगर इस पे अमल दरामद हो तो हम उस ख़तरे से निकल सकते हैं? जी, अभी तो देखिए हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में जो हिस्सा है कार्बन इमिशंस का, वो 1% से भी कम है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी इमिशंस हो रही हैं 99% और मुल्कों से हो रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा कल्प्रेट चाइना है और इंडिया है और ब्राज़ील है और अमेरिका है और EU है। पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ये बाहर के असरात है जो पाकिस्तान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ज़ाहिर एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के होते हुए उसमें कंट्रीब्यूशन करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हर अपने डिस्ट्रिक्ट की अलग से असेसमेंट करें और उसमें कौन से सेक्टर को प्रायोरिटाइज़ करना है, कितने फंड्स हमें चाहिए होंगे, कितने अवेलेबल हैं, कितने बाहर से पैसे चाहिए होंगे, पूरा एक प्लान बनाया जाए जिसको मैंने लापा का आपको बताया एक चीज़ वो है। तो ये सम अप करते हुए एक तरफ ये है, दूसरी बात ये है कि हम अपनी हर बिल्डिंग का हर उसका हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये आपका जो स्टूडियो है यहाँ से कितनी इमिशंस हो रही हैं, तो इसको कार्बन न्यूट्रल कैसे किया जा सकता है। जी, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट से बात शुरू करें, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएँ, इंडस्ट्रीज की तरफ जाएँ, तो हम माहौल को भी ठीक कर लेंगे और मौसमियाती तब्दीली जो है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन वो भी कर लेंगे, बाहर से फंडिंग भी आ जाएगी, रोज़गार भी बढ़ जाएगा। जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निसाब को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे पास वाहिद टूल जो है ना वो है कि जो और निसाब से भी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमारा जो हमें ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसमें सिर्फ एक मजमून ही डालें, बल्कि हम चाहते हैं कि मदारिस का जो प्लेटफार्म है या फिर जो है जो हमारे मसाजिद मिंबर और मेहराब है, इस पर बाकायदा हर जुमे, क्योंकि इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मामला नहीं है, ये क्लाइमेट क्राइसिस है। हमें जो है इसको एड्रेस करने के लिए हर जुमे के खुतबे में
जिस वक्त तक हम ये मेमोर मेहराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेमिनरीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, निसाब को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना है, हम उस वक्त तक अपनी कंट्रीब्यूशन उस वक्त तक नहीं देंगे, उस वक्त तक इन चीज़ों पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। हमने ये तो अभी अपना नैरेटिव चेंज किया है ना, फिनोमेना चेंज किया है कि ये जो है डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से ये हो रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि उसमें हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है। हमें अपने डोर स्टेप पर हमने अपने आप को कितना तबाह किया, रीजनल लेवल पे हमने क्या जो फसलें पेशावर की नाशपाती और सेब की थी वो आड़ू की थी, अब वो यहाँ नहीं रही। मर्दान के अंदर जो फसल वहां की थी अब वो वहां नहीं रही, बल्कि सर वो जायका भी नहीं रहा। तो कहने का मकसद है कि हमें सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे राइट से पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं अपने देखिए ना, अभी ये जो लोग सैलाब की वजह से जो मर गए हैं, जिनकी अपने प्यारी औलाद मरी है, भाई मरे हैं, बेसहारा हो गए हैं, अगर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी मदद ना करती तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर बैनुल अक़वामी कम्युनिटी हमारी मदद ना करे तो हम कहाँ खड़े हैं? लिहाजा हमें बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के साथ अपने ताल्लुकात आमा को भी संवारने की जरूरत है। हमें जो मदद मिले उसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट के जो बातें हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, ताकि इम्प्लीमेंट को यकीनी बनाया जाए और जो खतरात हैं वो एक बार ख़त्म हो जाए और दोबारा हमें इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। इस तरह का नुकसान ना उठाना पड़े तो सर क्या आप समझते हैं कि हम वो मंसूबा बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि 10 साल बाद पाकिस्तान कम से कम क्लाइमेट चेंज के साथ मुकाबला करने के अहल होगा? जी जी, अगर आप सिर्फ फ्लड्स की बात, मैं जनरली बात करूँगा फ्लड्स के हट के, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली है, इसमें कभी फ्लड्स आएंगे, कभी ड्राउट्स होगा, बारिशें, कुदरती आफात जी। तो उसमें यही है कि हम जो अपनी प्लानिंग करते हैं कि हम इस साल ADB में हम 1 ट्रिलियन रुपीस लगाएंगे मिसाल के तौर पर, या जो भी हमारी, तो उसमें क्लाइमेट चेंज को हर शोबे के अंदर मेन स्ट्रीम किया जाए, कि हमने उसमें ये ख्याल रखा हो कि इससे हम क्लाइमेट चेंज में कितना उसको कमी ला सकते हैं, चाहे वो फ्लड्स में कमी ला सकने के लिए मंसूबे हों, या वो पानी की वाटर ट्रीटमेंट हो, या वो एयर पोल्यूशन की कमी हो, या जिस चीज़ से हम माहौल को अपने माहौल को भी और दुनिया के जो मौसम है उसमें भी असरअंदाज हो रहे हैं, उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें, तो हम तरक्की करेंगे जो कि सस्टेनेबल होगी। अभी जो हमारी तरक्की है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि दरख्त कम होते जा रहे हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं वो कम होते जा रहे हैं, माहौल आलूदा होता जा रहा है, डेंगू और मलेरिया वेक्टर डिजीज़ हैं जो कि टेम्परेचर के साथ इनका ताल्लुक है वो हो रहे हैं। लोगों के अंदर जो ये क्या कहते हैं हैवी मेटल्स वगैरह पानी के थ्रू जा रहे हैं, इसमें गुर्दों की बीमारियां, इसमें जिगर की बीमारियां, इनको ज़्यादा पता है, तो इसका ताल्लुक भी हैवी मेटल के एब्जॉर्प्शन के साथ है। तो जो भी इंडस के साथ रह रहा है ये सारे हैवी मेटल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और जो इन्होंने बात की वेस्ट डंप करने की कि 1500 टन तकरीबन या 1600 टन हम पेशावर का जो वेस्ट है, अभी जाके शमशतू में एक वो सेल का इफ्तिताह हुआ है, लेकिन इससे पहले जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कह चुके हैं कि हम वाटर बॉडीज में गिरा देते हैं। और सर हम रिसाइकलिंग में भी अब तक मतलब वो उस लेवल तक कामयाब नहीं हुए जिस तरह हुकूमत उसका दावा कर रही है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त देखें मज़ाहिब आलम और ख़ास तौर पे कुरान करीम ज़िल्कुल आलमीन जो है वो आपको एक तरफ जो है ना वो किसी बुराई के बारे में उसके मुज़र असरात से डराता है जी, और अच्छा काम करने पर खुशखबरी देता है। जैसे कि मुस्तनद हदीस मुबारका है, रासुल हिकमत मखाफत अल्लाह है, खौफ खुदाई दानाई की जड़ है। तो हमें ये जो नेशनल नैरेटिव के जो नुकसानात पाकिस्तान भुगत रहा है, अगर मजहबी पर्सपेक्टिव में जिस वक्त तक के और साइंटिफिकली जो आपकी रिसर्चेस और हमारे पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे काम कर रहे हैं, ये तमाम अपनी कौम को जिस वक्त तक हम इसके बारे में अवेयर नहीं कर रहे कि आप अपनी ज़िंदगी को किस हद तक आने वाली नस्लों को मुश्किलात में डाल रहे हैं, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तौर पे ना निभाई तो ये खतरात जो है ना अगली नस्लों तक फिरोख पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि बुराई के जो खतरात हैं हमें वो भी बताने चाहिए और उसके बाद की खुशखबरी है उसको भी बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। हारून सरब दियाल साहब रिलीजियस स्कॉलर, हिंदुज़म, राइट एक्टिविस्ट भी है हमारे साथ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की प्रोग्राम के दौरान। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब जो कि प्रोफेसर है एनवायरमेंटल इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट आइम साइंसेस के। सर आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दी और नाज़रीन के सामने मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अपने मालूमात वो पेश की। नाज़रीन कराम, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप सांस लेना चाहते हैं और आप सांस ले रहे हैं तो अपने हिस्से का पौधा ज़रूर उगाएं। इसी के साथ अमीन मशाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।